बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, आज हम एक ऐसे मौजू पे बहस कर रहे हैं जो पार्लिमानी रवायत के अंदर एक बहुत अहम हैसियत रखता है। फाइनेंस बिल या बजट किसी भी मुल्क के लिए एक बहुत अहम दस्तावेज होता है और इस ऐवान की ये रवायत रही है कि जब भी फाइनेंस बिल आया है उस पे कई रोज़ इस ऐवान के मेंबरान को ये मौका मिला है कि वो अपने वोटर्स की नुमाइंदगी करते हुए उनके एहसासात की तर्जुमानी कर सकें। ये शायद पाकिस्तान में पहली दफ़ा होने जा रहा है कि पाकिस्तान में फाइनेंस बिल को 50 ओवर मैच नहीं, T20 नहीं, बल्कि T5 फॉर्मेट के अंदर खेला जा रहा है कि 4-5 तकरीरों के अंदर इस फाइनेंस बिल को समेटने की बात हो रही है। मैं ये मुतालबा करूंगा कि इस फाइनेंस बिल पर 3 दिन उसी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बहस की जाए जो हुकूमत की और अपोजिशन की हुई। मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं, हमने मुसलसल ये एजेंडे पे डाला, मुसलसल उसके लिए टाइम दिया और उसके बाद वजूद अगर किसी ने नहीं बोला तो ये मेरे वो नहीं है। बहरहाल मैंने इसको पूरा टाइम दिया है। प्लीज आप कंटिन्यू करें। इसके लिए हमारे मैंने पूरा टाइम दिया है और आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि वो कर सके। हम जब इस ऐवान में बहस कर रहे हैं तो पाकिस्तान एक बहरान से गुजर चुका है और गुजर रहा है। इस बहरान के अंदर जिस अंदाज में कौमी क़यादत ने इत्तेहाद और यगानगत का मुजाहरा किया, ये उसी का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने हमें इस इम्तिहान में सुरखरू करके निकाला और आज दुश्मन दुनिया के सामने सफाइयां पेश कर रहा है और पाकिस्तानी कौम का मोराल इसके शाहीनों की तरह आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। जनाबे वाला, हमारी मुसल्लह अफवाज, एयरफोर्स और नेवी ने इस बात का सबूत दिया है कि वो हर किस्म की दुश्मन की जारियत का मुकाबला करने की सलाहियत रखती हैं। भारत को मैं आज ये दोबारा पैगाम देना चाहता हूं कि इसमें कोई शुबा नहीं कि हमें इस हुकूमत से शदीद सियासी और मुआशी पॉलिसियों पर इख्तलाफात हैं। हम इस हुकूमत का, इसकी पॉलिसियों का हर सतह पे मुकाबला करेंगे और इनका रास्ता भी रोकेंगे, लेकिन अगर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कभी मैली निगाह दोबारा डालने की कोशिश की तो ये कौम फिर सीसा पिलाई हुई दीवार बन के, एक चट्टान बन के दुश्मन के सामने खड़ी हुई नजर आएगी। आज जनाब स्पीकर, हमारे वजीर आजम भारत से सफारतकारी कर रहे हैं, तो भारत से सफारतकारी पहली दफा नहीं हो रही, तो मेरा जहन उसकी रील माजी के झरोकों में जाए बगैर नहीं रुक सकती। हमें कोई फोन नहीं आया, लेकिन हमने पायलट को, जैसे अभी बिलावल जरदारी साहब ने कहा कि फौरन फिलफौर 24 घंटे में रिहा कर दिया, शायद एक जेस्चर देना जरूरी था। तो फिर मेरे जहन में यह ख्याल भी आया कि हमने भारत का जासूस कलभूषण पकड़ा, भारत ने पूरी दुनिया को आसमान पे उठा लिया, वावेला किया, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने उस कलभूषण को छोड़ने की पेशकश नहीं की। और फिर मुझे यह भी ख्याल आया कि एक वो वक्त था कि इस मुल्क का वजीर आजम नवाज शरीफ, उसने भारत के वजीर आजम वाजपेयी को पाकिस्तान में बुलाया और वजीर आजम भारत ने मीनारे पाकिस्तान पे खड़े होकर तकरीर की कि आज सुबह जब मैं निकलने लगा तो मेरे साथियों ने कहा कि आपको मालूम है आप कहां जा रहे हैं।
चूंकि मीनार पाकिस्तान की एक मानवियत है, तो वाजपेयी साहब ने कहा कि मैंने उन्हें बोला कि पाकिस्तान एक हकीकत बन चुका है और हमें इसे तस्लीम करके इसके साथ रहना है। कितनी बड़ी जीत थी पाकिस्तान की कि भारत के अंदर जिन लोगों को हम इंतहा पसंद कहते हैं, उनके पीरो मुर्शद वजीर आजम वाजपेयी ने मीनार पाकिस्तान पे खड़े होकर उस नई हकीकत का एतराफ किया और पाकिस्तान और कश्मीर के मसले को हल करने के लिए ऐलान लाहौर के अंदर दस्तखत किए। उस वक्त कहा गया कि नवाज शरीफ ने वाजपेयी के साथ दोस्ती कर ली है, और फिर तारीख ने वो मंजर भी देखा कि उसके बाद आने वाले डिक्टेटर ने उसी वाजपेयी के साथ हाथ मिलाने के लिए कितने जतन किए और काठमांडू की कॉन्फ्रेंस में तकरीर खत्म करके मेज के आगे झुक के कैसे वाजपेयी से हाथ मिलाया। फिर वही वजीर आजम था कि जिसके पास भारत का वजीर आजम मोदी चल के लाहौर मिलने के लिए आया, तो यही हमारे दोस्त नारे लगाते थे, मोदी का यार। और आज वही मोदी जब हमारे वजीर आजम की बेबसी देख के मुझे यहां पे दिल किया कि मैं फट पड़ूं कि एक न्यूक्लियर कंट्री का वजीर आजम इस ऐवान के अंदर खड़ा होकर कहता है कि मैं भारत के वजीर आजम को फोन कर रहा हूं और वो उठाता नहीं है, वो फोन नहीं सुन रहा। ये दिन भी हमने देखने थे, और ये बहादुर और मुहिब वतनी का एक तस्वीर है। और वो वजीर आजम जिसको चल के मोदी मिलने आते थे तो वो मोदी के यार के नारे सुनते थे, और ये जिनका फोन नहीं सुना जाता, जिनको किसी काबिल नहीं समझा जाता, जो पाकिस्तान की जग हंसाई कराते हैं, पाकिस्तान की बेइज्जती करते हैं, वो नोबेल इनाम के हकदार ठहरते हैं। ये इंसाफ भी इस मुल्क के अंदर देखने का जनाब दिन आने थे। जनाब स्पीकर, आज हम बजट पे बात कर रहे हैं। हुकूमत को 7 माह हो चुके हैं। ये दूसरा मिनी बजट आया है। ये भी दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि कोई हुकूमत साल के अंदर 2 बजट लेकर आए। इससे क्या जाहिर होता है कि उस हुकूमत का होमवर्क नहीं है, उस हुकूमत को पता नहीं है कि उसने करना क्या है। हमें तो कहा गया था कि हमारे थिंक टैंक्स काम कर रहे हैं। कौम को तो यह सौदा बेचा गया था कि हमारे पास दुनिया की बेहतरीन टीम बैठी हुई है, हमने पाकिस्तान के हर मसले का हल तलाश कर लिया है, हमें किसी तरह चाहे चोर दरवाजे से आने दो और फिर देखना पाकिस्तान में किस तरह डॉलरों की और टैक्सों की बारिश होगी, सब मसले हल हो जाएंगे। तो फिर वजीर आजम जो तकरीर फरमाते हैं, इंतखाबात के बाद जो तकरीर फरमाते हैं, उस तकरीर की भी पासदारी नहीं रखते और 1 महीने के अंदर अंदर वो इकदामात उठाने शुरू कर देते हैं जो उन्होंने पीएम सिलेक्ट होने के बाद तकरीर में निशानदेही की थी। वो कहते हैं मैं किसी से मांगने नहीं जाऊंगा, और वो मांगने के एक बैनुल अक़वामी सर्किट पे कशकोल लेकर निकल जाते हैं। वो कहते हैं मैं IMF के सामने कतन जाके नहीं बैठूंगा, और फिर हमारी तारीख ये भी देखती है कि पाकिस्तान का वजीर आजम पहली दफा IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर के सामने 2 जानू बैठ के वहां पे कर्जे की भीख भी मांगता है, जो आज तक वजीर खजाना से ऊपर किसी ने कर्जा नहीं मांगा था। तो ये चीजें नो क्रॉस टॉक प्लीज। आप कर लें बात, अगर नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस। तो जनाब स्पीकर, आज इससे ये बात पता लगती है कि इस हुकूमत के पास 2 बजट देने का मतलब यह है कि कोई होमवर्क नहीं था। पाकिस्तान का कितना खसारा था, पाकिस्तान के कितने कर्जे थे, ये अगर आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेड स्टूडेंट से जाके जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है
उससे पूछें तो वो भी आपको 1 मिनट में वेबसाइट से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट से, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से हर चीज मालूम करके दे देगा। आपकी यह मंतक कि हमें तो हुकूमत में आके पता चला कितने कर्जे हैं, हमें तो हुकूमत में आके पता चला कितना खसारा है, यह एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे की दलील तो हो सकती है, ये एक सियासी जमात की दलील नहीं हो सकती जो ये दावा करती हो कि उसने नया पाकिस्तान बनाया। क्योंकि ये तमाम चीजें, ये आपका जो प्राइमरी बच्चा है इसको मैं एक्सपंज करता हूँ जी, एक्सपंज करता हूँ क्योंकि ये मुनासिब नहीं है। नहीं, मैंने प्राइमरी का बच्चा गैर पार्लिमानी लफ्ज कैसा है? जी जी नहीं जनाब स्पीकर, आई इंसिस्ट, प्राइमरी का बच्चा गैर पार्लिमानी लफ्ज, अपनी बात करें जी, प्राइमरी का तालिब इल्म कर दें, चले बात करें जी। प्राइमरी का तालिब इल्म तो मंजूर है आपको? अब बात करें। नहीं, प्राइमरी का तालिब इल्म मंजूर है जी प्लीज। तो जनाब स्पीकर, ये एक प्राइमरी के तालिब इल्म की दलील तो हो सकती है, ये उस जमात की नहीं हो सकती जो खुद को नए पाकिस्तान का मौजूद करार दे। तो आज उसका नतीजा यह है कि उस बजट का तकद्दुस बदल गया है, और एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में मईशत की जंग जारी है, पूरी दुनिया में इक्तसादियात की जंग जारी है, और जब पाकिस्तान को टेक ऑफ पोजीशन के ऊपर ला खड़ा किया गया था, इस हुकूमत ने 7 माह के अंदर, अभी हमारे वजीर खारजा साहब फरमा रहे थे कि 7 माह के अंदर क्या गलत हुआ है, वो मैंने अभी बताऊंगा कि क्या गलत हुआ है, लेकिन 7 माह के अंदर यह हुआ है कि 5 साल से जो मईशत ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर जा रही थी, 3% से 3.5, 3.5 से 4, 4.5 से 5, 5 से 5.5, 5.8, 5 साल का वो सफर जो हर साल बढ़ोतरी की तरफ जा रहा था, जनाब स्पीकर, इन 7 महीनों में वो क्रैश होकर 4% के ऊपर आ गया है। जनवरी 2018 में वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट थी साउथ एशिया के लिए, जनवरी 2018 में वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पाकिस्तान 2019 और 20 के अंदर 6% के शरह के साथ इसकी मईशत तरक्की करेगी। अब यह मुझे ना कोई बताए कि वर्ल्ड बैंक के अंदर माहिर मईशत नहीं बैठे। वर्ल्ड बैंक को हमारे खसारे का जनवरी 18 में नहीं पता था, वर्ल्ड बैंक को हमारे कर्जों का नहीं पता था। जनाब स्पीकर, मईशत चलती है 2 चीजों से, एक होती है मईशत का स्ट्रक्चर और दूसरी चीज होती है मईशत का सेंटीमेंट। हमने 5 सालों में मईशत के स्ट्रक्चर को भी ठीक किया और मईशत के सेंटीमेंट को भी ठीक किया, और मुझे यह कहने में बड़ी खुशी है कि सीपैक का मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर बना, और सीपैक की इन्वेस्टमेंट ने पूरी दुनिया को पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे किया। पाकिस्तान की तरफ इन्वेस्टर्स की लाइनें लगने लगी, शुरू हुई, और फिर जब उस सीपैक की बुनियाद रखनी थी, जब उस कौमी दोस्त की पाकिस्तान में आमद होनी थी, जो चीन का सदर है, जो पाकिस्तान का सबसे गहरा दोस्त है, तो मुझे यह बताने की जरूरत नहीं कि हमारी तमाम मिन्नतों के बावजूद 5 दिन के लिए डी चौक खाली करने से इनकार किया गया और चीन के सदर को पाकिस्तान का दौरा मुलतवी करना पड़ा। आज की ये ऑपोजिशन उस किरदार की हामिल नहीं है। जब यहां पर फैजाबाद के अंदर धरने दिए गए, हमारे वजीर खारजा साहब फरमाते हैं नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद की बात करते हैं, वो इंतहा पसंद ग्रोह जो पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर इमेज को मुतासर कर रहे थे, तो ये हमारे ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हुए लोग उन फैजाबाद धरनों के अंदर ना सिर्फ शरीक थे, उनको खाने दे रहे थे, बल्कि उनको उकसाने के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे थे। और हमने कोई ऐसा किरदार अदा नहीं किया। जब इस हुकूमत को चैलेंज आया तो अपोजिशन ने कहा कि आप इंतहा पसंदी से निपटें, इसके ऊपर अपोजिशन सियासत नहीं करेगी। जब हिंदुस्तान का बहरान आया, हमने चीन के सदर वाला जो इनका कारनामा था वो नहीं किया। हमने कहा अपोजिशन आपके साथ खड़े होगी,
चूंकि पाकिस्तान के साथ किसी को कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता। तो जनाबे स्पीकर, वर्ल्ड बैंक हमें कह रहा था हम 6% से 19 और 20 में ग्रो करेंगे। उनके पास दुनिया के बेहतरीन दिमाग हैं, माहिर मईशत हैं, उनको हमारी मईशत का जो डेटा मालूम है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास शायद आज भी वो डेटा नहीं होगा, लेकिन वो सेंटिमेंट मौजूद था। जो सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान का पिछले 1.5 साल के अंदर किया गया है, उस साजिश ने किया है जो नवाज शरीफ साहब को निकालने के लिए की गई, जिसमें यह हुकूमत के लोग पेश थे कि उस मार्केट सेंटिमेंट को जमीन बोस कर दिया जिसने पाकिस्तान को दुनिया की इन्वेस्टर्स की जन्नत बनाया था और पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे किया था। वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अरबों डॉलर की जो पाकिस्तान आ रही थी वो रुक गई, और जब वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रुकी तो उससे हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर पे दबाव पड़ा। जो हमारी इंपोर्ट्स थी उनमें इजाफा इसलिए हुआ कि हमारी इकॉनमी 3% से तरक्की करके 6% पे चली गई। उनमें इजाफा इसलिए हुआ कि जब आप ग्रोथ में जाते हैं तो कंजम्पशन होती है, जब कंजम्पशन होती है तो डिमांड पैदा होती है और फिर इंपोर्ट्स भी आती हैं। जब बिजली आई, बंद कारखाने चले तो रॉ मटेरियल की इंपोर्ट शुरू हुई, उससे इंपोर्ट के अंदर दबाव पैदा आया। जब बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लगे, उनकी प्लांट एंड मशीनरी आई, उससे इंपोर्ट में इजाफा हुआ। तो हमारी इंपोर्ट्स में जो इजाफा हुआ था वो कोई कंज्यूमर इंपोर्ट्स नहीं थी, वो प्रोडक्टिव इंपोर्ट्स थी, और हमने उस इंपोर्ट के दबाव का मुकाबला करना था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के उन अरबों डॉलर से, जिस सरमायाकारी को उस साजिश ने जब नवाज शरीफ साहब को बरतरफ किया गया और इस मुल्क के अंदर पनामा ड्रामा खेला गया, उसने उस सेंटिमेंट को खराब कर दिया। और फिर जब यह हुकूमत बरसर इख्तिदार आई तो इसने आते साथ जो पाकिस्तान को करप्ट कंट्री, मनी लॉन्ड्रिंग कंट्री कह के बड़ी मेहनत के साथ हमारे वजीर आजम ने सऊदी अरब के इन्वेस्टमेंट फोरम में जाके दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को बताया कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी करप्शन वाला मुल्क है, सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का मुल्क है। चीन के अंदर उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के स्कूल जहां पूरी क्यादत बैठी थी, उसको कहा कि जी हम मार खा गए चूंकि हम बड़े करप्ट हैं, हम बड़े मनी लॉन्ड्रर हैं। मलेशिया में गए तो हम बड़े करप्ट हैं, हम बड़े मनी लॉन्ड्रर हैं। तुर्की में गए, हम बड़े करप्ट हैं, हम बड़ी मनी लॉन्ड्रर हैं। मुझे आप बताएं, जिस कंपनी का सेल्स एजेंट ही ये कहता हो कि इस प्रोडक्ट के अंदर सारी दुनिया के डिफेक्ट हैं, तो उस कंपनी की प्रोडक्ट को कौन खरीदेगा? कौन सा इन्वेस्टर है जो पाकिस्तान का रुख करेगा? तो इसलिए उस सेंटिमेंट को तबाह करने से आज पाकिस्तान का ग्रोथ मोमेंटम नीचे आ गया है, और वही बैनुल अक़वामी इदारे जो हमें 6% पे ग्रोथ कह रहे थे, आज सब हमें अगले 3 सालों के लिए 4% के ऊपर ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो जनाब स्पीकर, मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि जनूबी एशिया में भारत 7% से ग्रो कर रहा है, हमसे उसकी मईशत 8 गुना बढ़ी है। बांग्लादेश 7% से ग्रो कर रहा है और वो हमें जीडीपी के अंदर ओवरटेक करने लगा है, एक्सपोर्ट्स में ओवरटेक कर चुका है। और ये हुकूमत एक रात में एक फैसला करती है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की मालियत 15 रुपए से घटाती है, और एक छलांग के अंदर पाकिस्तान की मईशत 315 अरब डॉलर जीडीपी से 250 अरब डॉलर जीडीपी पे आ गिरती है। हमारा दिफा बजट जो पहले ही 9 अरब डॉलर था, बड़ा कम 9.5 अरब डॉलर था, उसकी मालियत 7.9 अरब डॉलर रह जाती है, जबकि भारत अपने दिफाई बजट में सालाना बुनियादों पर उतना इजाफा कर रहा है जितना हम टोटल डिफेंस बजट के ऊपर खर्च करते हैं। तो ये जो स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो इन्होंने ब्रेकें लगाई हैं इकोनॉमी को, आप ब्रेकें लगाने से इकोनॉमी को नहीं जीत सकते। आप एक्सेलरेटर पे पांव रख के इकोनॉमी और जंग को जीतते हैं, रफ्तार तेज करके इकोनॉमी को जीतते हैं। हमने तो 5.8% जीडीपी की रफ्तार छोड़ी थी। हमारा तो ख्याल था कि ये उसको 6 पे लेके जाएंगे, 6.5 के ऊपर लेके जाएंगे, पर इन्होंने ब्रेक को एक्सेलरेटर समझ के, अनाड़ी ड्राइवर था ना, एक्सेलरेटर दबाने की बजाय ब्रेक दबा दी
और 5.8 से हम 4% ग्रोथ के ऊपर आ गए। अब जब आपकी पाई सुखड़ेगी, जब आपकी ग्रोथ कम होगी, तो आपको वसाइल की कमी का सामना करना पड़ेगा और आपका डेवलपमेंट बजट मुतासर होएगा, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स मुतासर होंगी और आप ग्रोथ मोड से नीचे लो ग्रोथ पे आ जाएंगे। और उस पे जलती का तेल ये कि इन्होंने आंखें बंद करके ऐसे स्टेप्स लिए कि जिनके इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं और आज पाकिस्तान फिर उसी लो ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन के धाने पे खड़ा है जहां से हम 2013 में इसको निकाल के लेकर आए थे। तो जनाब स्पीकर, ये पॉलिसीज आज हमारे लिए एक बहुत खतरा बन चुकी हैं और 7 महीने के बाद पाकिस्तान के अवाम पूछ रहे हैं 25 मिनट्स कि वो जन्नत कहां है। 20 मिनट्स हो गए, अभी तो 10 मिनट हुए, 15 मिनट सर, अभी जनाब 10 मिनट हुए हैं 20 मिनट जनाब। आज 7 महीने गुजर गए हैं तो पाकिस्तान के अवाम पूछते हैं हमें तो जन्नत 100 दिनों में मिलनी थी। तो 100 दिन भी गुजरे, 200 दिन भी गुजर गए, जन्नत क्या मिलनी थी? पाकिस्तान के अवाम को महंगाई की जहन्नम मिल गई है, पाकिस्तान के अवाम को बेरोजगारी की जहन्नम मिल गई है। और आज हम ये देख सकते हैं कि जो इन्होंने वादे किए थे, इनको मैं ये कहूंगा कि अपनी जन्नत मुझे दिखला ना सका तू वाइज, कूचा यार में चल देख ले जन्नत मेरी। कि हमने 2013 से 18 पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर किस तरह तरक्याती मंसूबे खड़े किए थे, किस तरह 12,000 मेगावाट एनर्जी के मंसूबे खड़े किए, लोड शेडिंग के जिनको बोतल में बंद किया और पाकिस्तान के किसी शहरी से 2 आने 4 आने 100 रुपए खिरात नहीं मांगी। पाकिस्तान के अपने वसाइल से लोड शेडिंग के मसले को 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करके हमने बंद किया। इसी तरह जनाब स्पीकर 1750 किलोमीटर मोटरवेज की हमने बुनियाद रखी जो आज पूरे मुल्क के तूल अर्ज पे तामीर हो रही हैं, जिससे पाकिस्तान इस खित्ते का लॉजिस्टिकल हब बनेगा। चूंकि हमारे पास एक विजन था कि हमने पाकिस्तान को इकोनॉमिक ट्रेड कॉरिडोर बनाना है इस खित्ते का, लेकिन इनसे तो ये ना हुआ कि जो मंसूबे हम मुकम्मल कर गए थे उनको चालू ही कर देते। लाहौर मुल्तान मोटरवे मंसूबा 6 महीने से तैयार पड़ा है, लोग उस पर आजमाइशी ड्राइव्स कर रहे हैं, लेकिन अवाम के लिए ये उसे खोल नहीं सकते क्योंकि इनको शायद खोलने का तजुर्बा भी नहीं है मंसूबों को। तो इसलिए यही नहीं है, बेशुमार और मंसूबे हैं। सक्खर और हैदराबाद का मंसूबा मोटरवे का, जिसकी लैंड एक्विजिशन के पैसे बजट के अंदर डाले गए थे, उसकी तामीर का टेंडर अखबारों में जा चुका था, आज तक उस मंसूबे के ऊपर एक ईंट नहीं लग सकी। चूंकि कराची से हैदराबाद हमने मोटरवे मुकम्मल की, मुल्तान सक्खर इस साल मुकम्मल होगी और लाहौर मुल्तान मुकम्मल हो गई है और लाहौर से पेशावर तक पहले मुकम्मल है। तो ये मुल्तान सक्खर मिसिंग लिंक को हमने 2 सालों में तामीर करना था, लेकिन ये नहीं कर सके कि उस पे काम शुरू करते। तो जनाब स्पीकर, नहीं अभी तो वार्म अप है, अभी तो शुरू किया है माशाल्लाह। बस आपने थोड़ी सी इजाजत है। तो जनाब स्पीकर, ये जो सारी नाकामियां हैं, इनका बोझ लोगों पर पड़ा है। अब मैं टू द पॉइंट कुछ बातें कहना चाहूंगा। जनाब स्पीकर, अगर मैं ऑपोजिशन से बोलूंगा तो वो कहते हैं ना कि हम बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि जी आप बोलते हैं। मैं सिर्फ ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, फर्स्ट क्वार्टरली रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, ये हमारी मुल्क की मईशत के लिए एक मुस्तनद दस्तावेज है। चूंकि ये सरकारी बैंक की दस्तावेज है, इसके कुछ इक्तबासात आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा ताकि ऐवान को पता चले कि स्टेट ऑफ इकोनॉमी क्या है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग contracted for the first time in over 7 years। 7 सालों के अंदर जो बड़ी सनतें हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन हुई फ्रॉम 9.9% टू 1.7%। इसका क्या मतलब है कि जनाब स्पीकर, हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय उसमें कमी वाक़या हो रही है। Agriculture sector also
अंडर परफॉर्म्ड, और उसके लिए उन्होंने कहा कि खाद की कीमत में जो इजाफा हुआ है उसने किसानों पे बोझ डाला और हमारे मुल्क में किसान ने खाद का कम इस्तेमाल किया, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि पिछली हुकूमत पुराने पाकिस्तान में डीएपी की बोरी 2400 रुपए की मिलती थी और नए पाकिस्तान के अंदर वो 4000 रुपए से ज्यादा हो गई। पुराने पाकिस्तान में यूरिया की बोरी 1400 रुपए की मिलती थी और नए पाकिस्तान के अंदर वो 2000 रुपए से 2200 रुपए पे पहुंच चुकी है। इसी तरह इस स्टेट बैंक की रिपोर्ट में लिखा, पीएसडीपी ड्रॉप्ड बाय 45.5%, यानी कि जो हमारा तरक्याती बजट है 45.5% उसमें कमी वाक़या हुई है। जनाब स्पीकर, मैं ये पढ़कर बहुत खौफजदा हुआ, तो मैं फिर प्लानिंग कमीशन की वेबसाइट के ऊपर गया, तो मैंने कहा मैं देखूं कि तरक्याती बजट के लिए रिलीजेस किस तरह हो रही हैं। तो जनाब स्पीकर, ये वो फिगर है जिसको पढ़ के आप भी चौकन्ने हो जाएंगे। पिछले साल 22 फरवरी 2018 तक पीएसडीपी की रिलीज 440 अरब रुपया थी। जनाब मिनिस्टर साहब, यह आप ही की प्लानिंग कमीशन की वेबसाइट की फिगर है। पिछले साल 440 अरब रुपया 22 फरवरी तक रिलीज हुए। इस साल 302 अरब रुपए की पीएसडीपी रिलीज हुई, लेकिन इसमें कैच है। मैं जनाब, यही बड़े हकायक है, कौम को पता लगना चाहिए। अगर इफ आई एम आउट ऑफ फैक्ट्स मुझे रोक दीजिएगा। जनाब स्पीकर प्लीज, इसके अंदर जो असल खतरनाक बात है, पीएसडीपी दो चीजों से बनती है तरक्याती बजट में। एक लोकल कंपोनेंट होता है और एक फॉरेन एड का कंपोनेंट होता है। तो पिछले साल जो 440 अरब रुपया रिलीज हुए थे, उसमें 358 अरब रुपया पाकिस्तानी रुपया की कंट्रीब्यूशन थी। 358 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस थे। और इस साल जो इनके 302 अरब रुपए रिलीज हुए, उसमें सिर्फ फकत 81 अरब रुपया लोकल कंपोनेंट रिलीज हुआ था। अब ये क्या है, यानी कि जो पिछले साल रुपया रिलीज हुआ उसका सिर्फ 27% इस साल रिलीज किया गया रुपी कंपोनेंट। और अगर हमारी इस साल पीएसडीपी की ये फिगर्स 302 अरब पे हैं, तो इसमें 121 अरब रुपया का फॉरेन कंपोनेंट है, जिसमें ज्यादातर सीपैक के मंसूबे हैं कि जिनका बाहर से पैसा आ रहा है, और कुछ इज्जत वाली जो फिगर है वो आपको नजर आ रही है, लेकिन जो हमारी अपनी कंट्रीब्यूशन है बजट से वो हैरत अंगेज तक कम है। इसी तरह जनाब स्टेट बैंक क्या फरमाती है, ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट रीच्ड ₹542 बिलियन इन Q1, almost ₹100 billion plus than Q1 of previous year। पहले तिमाही में 100 अरब रुपया ज्यादा खर्चा हुआ। ये हुकूमत ने तो भैंसें भी बेच दी थी, इस हुकूमत ने तो प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियां भी बेच दी थी। इन्होंने तो सारे शाहाना अखराजात खत्म कर दिए थे। तो फिर ये 100 अरब रुपए के अखराजात कहां से ऊपर आ गए, जो अब इस वक्त तकरीबन बहुत ज्यादा हो चुके हैं 7 महीनों में। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉलिंग 42.6% ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। गैर मुल्की सरमायाकारी तकरीबन 43% गिर चुकी है सालाना बुनियादों के ऊपर। फिर रिपोर्ट कहती है, कंट्री कैन नॉट अफोर्ड टू गेट कॉट अप अगेन इन अ लो ग्रोथ हाई इन्फ्लेशन इक्विलिब्रियम विच इज स्टैगफ्लेशन, और जिसकी मैंने निशानदेही की, वी आर ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ स्टैगफ्लेशन। फिर वही रिपोर्ट लिखती है, ये मैं नहीं कह रहा जनाब, ये स्टेट बैंक कह रही है, ये मुस्लिम लीग नून की कोई फैक्ट शीट नहीं कह रही है। ये रिपोर्ट कहती है, आफ्टर अचीविंग 13-year हाई ग्रोथ रेट ऑफ 5.8% इन फाइनेंशियल ईयर 2018, Pakistan's economy is showing signs of moderation.